क्रिकेट के गेम में और ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी सिमिलरिटी होती हैं। जिस तरह से क्रिकेट का गेम दो लोगों के बीच में चलता है, एक बॉलर और एक बैट्समैन, उसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग का गेम भी दो ट्रेडर के बीच में चलता है, एक जिसने ऑप्शन को बाय किया है और एक जिसने ऑप्शन को सेल किया है। तो जिस तरह से क्रिकेट में एक बैट्समैन ये चाहता है कि वो अपने टीम के स्कोर को बढ़ाता रहे, वो क्या चाहता है, स्कोर को बढ़ाना चाहता है। स्कोर जब भी मैं कहूं तो आप सोचना कि वो किसको बढ़ाना चाहता है, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, करेक्ट। तो एक बैट्समैन जो है वो क्या कर रहा है, स्कोर को बढ़ाना चाह रहा है, उसका अल्टीमेट टारगेट ये है। लेकिन एक बॉलर का टारगेट क्या है, एक बॉलर का टारगेट है उस स्कोर को ना बढ़ने देना और इस बैट्समैन को आउट कर देना। तो जब ये बैट्समैन, जिस तरह से बैट्समैन स्कोर को बढ़ाना चाहता है, उसी तरह से कॉल ऑप्शन का बायर जो है वो भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कौन है जो उस मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं जाने दे रहा है, कौन है जो उसे प्रॉफिट नहीं होने दे रहा है। तो आंसर है, जिस तरह से क्रिकेट के गेम में इस बैट्समैन की बॉल को इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देते हैं, कौन, फील्डर्स, वो क्या क्रिएट करते हैं, तो आंसर है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। सपोज करिए इसने बॉल को हिट किया और यहां पर कोई और ना होता, तो अगर बॉल में इतनी मिनिमम स्पीड है कि वो बाउंड्री के पार चली जाए, तो आप सोचो अगर यहां पर कोई भी फील्डर ना होता तो ये आसानी से बाउंड्री के पार चली जाती और इसका स्कोर बढ़ जाता, करेक्ट। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, ये जो बैट्समैन है जब भी ये बॉल को हिट करता है तो बाकी सारे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, जो फील्डर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उस बॉल को या तो कैच करना चाहते हैं तो वो इसको आउट करना चाहते हैं, या वो जो रन बनने, जो कि 4 हो सकता था, 6 हो सकता था, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो फील्डर हैं ये सब क्या कर रहे हैं, तो आंसर है रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ये भी क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। जैसे ही बॉल इसके पास आएगी तो ये उसको रोकेगा, बाउंड्री के पार नहीं जाने देगा। तो ये सब रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो एट द सेम टाइम किसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आंसर है बैट्समैन के लिए तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, लेकिन जो बॉलर है उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। सपोज करिए एक बॉलर के बारे में आप सोचिए, एक बॉलर क्या चाहता है, तो आंसर है वो चाहता है कि स्कोर ना बढ़े, करेक्ट। अब वो अगर चाहता है कि स्कोर ना बढ़े तो जब ये बैट्समैन हिट करता है, तो जब ये उस बॉल को रोक देते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, तो आंसर है ये सब सपोर्टर है, ये सब सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये भी सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। तो जिस तरह से क्रिकेट के मैच में एक बैट्समैन को फील्डर जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसी तरह से कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है उसके लिए जो कॉल का सेलर होता है वो क्या क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये बात आई आपको समझ में। सिमिलरली जिस तरह से जो कॉल का जो सेलर है ना, जिसने कॉल को सेल किया है, उसको कोई सपोर्ट कर रहा होता है, कौन, बाकी के अदर कॉल के सेलर क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो मार्केट में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है सपोर्ट। आज की क्लास में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरह से रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को पहचाना जाए, क्योंकि एक बैट्समैन के लिए सिर्फ एक फील्डर के लिए, सिर्फ एक फील्डर को उसे नहीं देखना होता है, सिर्फ एक फील्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। आप हमेशा देखिए क्रिकेट के गेम में जब भी बॉलर बॉलिंग कराता है और जब भी बैट्समैन बैटिंग करता है तो वो दोनों ही लोग अपनी फील्डिंग को जरूर चेक करते हैं कि वहां पर फील्ड सही सेट है या नहीं। बैट्समैन भी ये देखता है कि कहां पर फील्डर नहीं है तो मैं आसानी से शॉट लगा पाऊं, तो वो सारे रेजिस्टेंस को अपने माइंड में रखता है। तो जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में लोग एक ही रेजिस्टेंस और एक ही सपोर्ट पर काम करते हैं, लेकिन जो रिटेलर्स हैं उनको ये भी जानना चाहिए कि जिस तरह से क्रिकेट की फील्ड में सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं होता है, वहां पर बहुत सारे फील्डर हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सारे सपोर्टर बॉलर के लिए होते हैं। तो हमें सभी तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना चाहिए और देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है और कहां पर मल्टीपल सपोर्ट है। इन्हीं सब की बातें होंगी आज की क्लास में।
तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जब भी हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग जनरली सेलर की बातें करते हैं, या हम कहें कॉल राइटर या पुट राइटर की ही बातें करते हैं, या हम कहें मार्केट मेकर की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए या सपोर्ट क्रिएट करने के लिए लार्ज अमाउंट में मनी की जरूरत होती है, और वो किसके पास होती है? मार्केट मेकर के पास, या मैं कहूँ राइटर्स के पास, या मैं कहूँ सेलर्स के पास। ठीक है, तो अब इस वीडियो में जब भी हम बात करेंगे कि इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया किसी ने, तो किसने क्रिएट किया होगा? तो आंसर है वो सेलर रहा होगा। करेक्ट। और जब भी हम कहेंगे कि हमने सपोर्ट क्रिएट किया, तो सपोर्ट कौन क्रिएट कर रहा होगा? तो आंसर है सेलर, या मैं कहूँ मार्केट मेकर ने ही सपोर्ट क्रिएट कर रखा होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब सवाल है कि सर आप सेलर की बात ही क्यों कर रहे हो? तो उसका आंसर ये है कि जो सेलर है उसके पास लार्ज अमाउंट में, मार्केट मेकर के पास लार्ज अमाउंट में मनी है, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट कर सकता है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लो किसी ने कॉल ऑप्शन को बाय किया, एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, यहां पर एक कॉल बायर था। ठीक है, अब यहां पर एक कॉल बायर है, सिर्फ बायर तो मार्केट में हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स यहां पर कौन रहा होगा? इसने किसी ना किसी से तो परचेज किया होगा। तो आंसर है हाँ, इसने परचेज किया होगा किसी से। किससे? कॉल सेलर से। सही है। अब जिसने जिस कॉल सेल की थी, सही है, वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि जो मार्केट है वो ये जानता है, या वो कह रहा है कि जो मार्केट है वो किधर जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो कॉल बायर है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो बायर और सेलर है उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती हैं। करेक्ट। तो कॉल बायर ने कॉल बाय की, उसने सोचा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव दिया, तो जो कॉल सेलर है उसका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? तो आंसर है लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कॉल सेलर है वो नहीं चाहेगा कि उसे लॉस हो, ऑफ कोर्स, तो वो क्या करेगा? तो आंसर है वो यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, वो इस प्राइस को आसानी से ऊपर नहीं जाने देगा। करेक्ट। तो कॉल सेलर का काम क्या होगा? तो आंसर है वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट करना, आसानी से ना जाने देना। ये बात आई आपको समझ में? तो वो कैसे पता चलेगा सर हमें? तो आंसर है कि जब भी आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाई देखो तो आप समझ जाओ कि वहां पर बहुत सारे कॉल सेलर बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? कॉल सेलर बैठे हुए हैं, या हम उनको कहते हैं कि बियर्स बैठे हुए हैं, जो कि क्या करेंगे? जो कि चाहेंगे कि मार्केट ऊपर ना जाए, नीचे की तरफ जाए। क्लियर हो गई बात आपको? तो फिर से मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करता है? तो आंसर है जो कॉल सेल करके बैठा हुआ है वही रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि अगर उसने रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया और मार्केट ऊपर गया तो इसको क्या होगा? एक लार्ज अमाउंट में बहुत बड़ा वाला लॉस होने वाला है। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इतनी बात आई आपको समझ में? अब दूसरी साइड में चलते हैं। फिर से मान लो कोई एक पुट का बायर है, जिसने क्या बाय किया है? एक पुट को बाय किया। तो क्या होगा? तो आंसर है जो पुट का बायर है वो उसने किसी ना किसी से तो बाय किया होगा। तो आंसर है यस, उसने बाय किया होगा पुट के सेलर से। करेक्ट। अब जो पुट का सेलर है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर रहेगा, उसका मानना ये है। जबकि जिसने पुट बाय किया है वो क्या मान के चल रहा है कि नहीं नहीं, मार्केट गिरने वाला है, या मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड रहेगा। तो अगेन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? अपोजिट है। लेकिन जो पुट बायर है उसके कंपैरिजन में जो पुट सेलर है उसके पास मार्केट में एक एज है। वो क्या है? कि उसके पास मनी ज्यादा है, और मनी ज्यादा है तो वो मार्केट को सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा सर सपोर्ट? क्योंकि सोचो, जो पुट सेलर है वो चाहता था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, जिससे कि उसे बेनिफिट हो, ये जो बायर हैं इनको लॉस हो। लेकिन सोचो अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लग गया तो इस पुट सेलर को क्या होगा? तो आंसर एक लार्ज अमाउंट में लॉस होगा। और ये जो सेलर है जो कि एक बड़ा पैसा लेकर बैठा हुआ है, वो मार्केट में कभी भी अपना लॉस नहीं करने देगा। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ये करना पड़ेगा इस मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ना जाने दे,
मत जाने दे। तो इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है इसे जब ये गिर रहा होगा तो इसे नीचे से सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो सपोर्ट क्रिएट करेगा जब मार्केट गिर रहा होगा, वो सपोर्ट कौन क्रिएट करेगा? तो आंसर है जो पुट का सेलर है वो यहां पर क्या करेगा? सपोर्ट को क्रिएट करेगा। वो एक फ्लोर की तरह काम करेगा। जब ये मार्केट गिरेगा नीचे यहां पर एक फ्लोर क्रिएट कर देगा, और गिरेगा फिर यहां पर फ्लोर क्रिएट करेगा, और गिर रहा है और फ्लोर क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। यहां पर जबकि क्या हो रहा था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहां पर छत बना देगा, एक सीलिंग बना देगा, एक छत की तरह काम करेगा और इसको ऊपर नहीं जाने देगा। अगर थोड़ा सा और मूवमेंट हुआ तो फिर से एक छत क्रिएट करेगा, फिर से यहां पर एक सीलिंग बनाएगा। तो इस तरह से जो कॉल राइटर हैं और जो पुट राइटर हैं, जब भी मैं कहूं सेलर तो आप सोचना कि मैं पुट राइटर कह रहा हूं, जब भी मैं कहूं पुट राइटर तो आप सोचना कि मैं पुट सेलर कह रहा हूं। तो इस तरह से जो कॉल राइटर हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते, कॉल के केस में प्रॉफिट नहीं होने देते। और जो पुट राइटर हैं वो उसी तरह से सपोर्ट क्रिएट करते हैं, वो भी मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देते। करेक्ट? तो अब सवाल ये है कि मार्केट में सिर्फ कॉल जो सेल करने वाले हैं, या मैं कहूं कॉल राइटर तो है नहीं, और मार्केट में सिर्फ पुट राइटर भी नहीं है, ये तो दोनों लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब सवाल यह है कि उस मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में, बहुत सारे कॉल राइटर बैठे होंगे, बहुत सारे पुट राइटर बैठे होंगे। तो अब सारे कॉल राइटर क्या चाहते होंगे? सारे कॉल राइटर चाहते होंगे कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, सारे पुट राइटर चाहते होंगे कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो अब ये दोनों एक जगह यहां पर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करके बैठ गया है और एक सपोर्ट क्रिएट करके बैठ गया है। तो अब हमारा काम है ये आइडेंटिफाई करना कि यहां पर सपोर्ट कहां है और यहां पर रेजिस्टेंस कहां है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटा तो जो पुट राइटर है उसका बड़ा लॉस होगा, अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो जो कॉल राइटर है उसका बड़ा लॉस होगा। करेक्ट? तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कहां पर है, क्योंकि उसके आगे निफ्टी का जाना बहुत मुश्किल होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि सपोर्ट कहां पर है, उसके नीचे निफ्टी का जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर मार्केट मेकर बैठा हुआ है, राइटर बैठा हुआ है। इतनी बात आई समझ में? तो आपका सबसे पहला काम है कि जो एट द मनी का जो स्ट्राइक है उसके आसपास की एक सीलिंग को तलाशो, एक सीलिंग को सर्च करो, एक रेजिस्टेंस को सर्च करो। पहला स्टेप यही है, ध्यान रखना। और जो एटीएम के आसपास का जो सबसे नियरेस्ट जो सपोर्ट है आप उसको आइडेंटिफाई करो। करेक्ट? तो सबसे पहला काम, हम पहला स्टेप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के केस में यही करने वाले हैं। तो चलिए मार्केट में चलते हैं और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। ये बात याद रखना, जहां पर भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जहां पर भी पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे हाई रहा होगा वहां पर क्या क्रिएट होगा? एक सपोर्ट क्रिएट होगा। ठीक है? तो चलो इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में, ये लाइव मार्केट में हम चलते हैं और ये है 21 नवंबर 2025 और उसमें निफ्टी जो एट द मनी का जो स्ट्राइक है वो है 26,100। ओके, नाउ अब इसमें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना है। कैसे देखें? तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट वाली ये जो लाइन है, करेक्ट, इस पर जाना है। तो ये तो एट द मनी की बात हो ही गई, ये हो गया हमारा एट द मनी। अब एट द मनी के आगे हमें ये देखना है कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, कॉल की तरफ और पुट की तरफ कितना कितना ओपन इंटरेस्ट है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉल वाली साइड में चेक करो। तो इसके, ये एटीएम है, इसके नीचे आप आ जाओ यहाँ पर और यहाँ पर देखो कि इमीडिएट सबसे लार्जेस्ट आपको ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर दिख रहा है। तो आंसर है 26,100 के बाद अगर 26,200 देखो तो यहाँ पर आपको जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो सबसे बड़ा दिख रहा है। देखो यहाँ पर इसके ऊपर की आप 3 स्ट्राइक पकड़ लिया करो। बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। जो एट द मनी है ना, उसके बाद 1 2 3 स्ट्राइक देखो और उन तीनों स्ट्राइक में कंपेयर कराओ कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल का कहां पर है। तो यहां पर अगर आप देखो
तो 194 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 26,200 पर। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि जो निफ्टी है, जो कि अभी 26,062 यानी 100 के आसपास चल रहा है, उसको ऊपर नहीं जाने देगा। कौन? ये जो 194 कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं, जो 194 लाख कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं। तो यहां पर 194 कॉल राइटर बैठे हुए हैं। अगर ये निफ्टी इस 26,200 से ऊपर की तरफ चला गया तो ये 194 जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, इन सबको लॉस होगा। और ये जो 194 लाख जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ये बिग मनी है, बिग प्लेयर वाले लोग हैं, तो ये अपना लॉस आसानी से करने नहीं देंगे। तो इसीलिए ये नहीं चाहेंगे कि आज निफ्टी 26,200 से ऊपर निकले। तो ये एक रेजिस्टेंस, एक बड़ा रेजिस्टेंस यहां पर बन रहा है। तो चलो हम इसको नोट कर लेते हैं। तो यहां पर लेकर आकर सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कॉल का, तो मैं कॉल का लिख लेता हूं। कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो कि रेजिस्टेंस है वो मिल गया है 26,200 पर, करेक्ट। और एट द मनी हम याद रखेंगे, एट द मनी जो चल रहा है वो है 26,100, करेक्ट। कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको देखना आ गया, रेजिस्टेंस के देखना आ गया, इमीडिएट वाला, ठीक है सर, आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं सपोर्ट की। जब आपको सपोर्ट देखना होता है तो आप कॉल वाली साइड में ना देखकर आप कहां पर देखते हो? पुट वाली साइड में। तो फिर से ये हमारा एट द मनी है। एट द मनी के बाद इधर आ जाइए और यहां पर आप एट द मनी से 3 स्ट्राइक को पकड़कर रखो, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तो एट द मनी वाली होगी। इसके बाद 3 स्ट्राइक पकड़ लो आप, करेक्ट। इन तीनों में आप यहां पर ये देखो कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है? पुट वाली साइड में। तो हमने देखा कि अरे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट तो यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर 66 लाख है, यहां पर 170 लाख है, यहां पर 56 लाख है, तो सबसे ज्यादा यहां पर है। तो ये 170 लाख जो पुट राइटर हैं, पुट राइटर याद रखना क्या कहता है पुट राइटर? पुट राइटर कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जो पुट को सेल करता है ना, वो क्या कहता है? मार्केट ऊपर जाएगा। तो 170 लाख पुट राइटर यहां पर ये चाहते हैं कि मार्केट इस स्ट्राइक से, किससे? 26,000 से ऊपर रहे, ये चाहते हैं। और वो जो चाहते हैं वो करके मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बिग मनी है। अगर ये मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा तो वो इसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, एक फ्लोर की तरह काम करेंगे। ये बात आई समझ में? तो अब हमें सपोर्ट भी पता चल गया। तो निफ्टी 26,100 से अगर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो इमीडिएट जो उसे सपोर्ट मिलेगा वो कहां पर मिल जाएगा? 26,000 पर। और अगर निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ तो उसे रेजिस्टेंस कहां पर मिल जाएगा? 26,200 पर। तो मैं अब यहां पर जो सपोर्ट है उसको भी नोट कर लेता हूं। सपोर्ट 26,000 पर बन रहा है, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बस नोट कर लेता हूं, फिर इसके आगे बढ़ता हूं। मैं ये देख लूं कि यहां पर कितने कितने ओपन इंटरेस्ट बन रहा था। ये 172 लाख था और ये था हमारा 196 लाख, ठीक है। मैं यहां पर ये और नोट कर लेता हूं, 196 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पर था और 175 के आसपास लिख देता हूं, ये यहां पर था, करेक्ट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस देखना आ गया, सपोर्ट देखना आ गया, तो हमें निफ्टी की रेंज देखना आ गई। क्या रेंज बनी सर? बिल्कुल आसानी से बन गई। देखो रेंज क्या है? रेंज देखो, निफ्टी है 26,100 पर एट द मनी, करेक्ट। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है जिसमें हम रेंज पता कर रहे हैं। उसमें इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा अगर निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ तो वो मिलेगा उसे 26,000 पर। इमीडिएट जो उसे रेजिस्टेंस मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? 26,200 पर। ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ओके सर, आप एक बात बताओ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख ही क्यों रहे हो? क्या फायदा है इनको देखने का? इनका देखने का फायदा है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मार्केट में जब भी आप बहुत सारी स्ट्रेटजी पर काम करोगे तो उनमें से बहुत सारी स्ट्रेटजी ऐसी होंगी जहां पर आपको एक रेंज के अंदर काम करना होगा या रेंज के बाहर काम करना होगा। मैं बहुत सारी वीडियो में ये एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं। कौन सा एग्जाम्पल सर? जिसमें मैंने आपको बॉक्सिंग रिंग का एग्जाम्पल दिया
और मैं ये बात पिछली कई सारी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि फाइट जो है वो इस रेंज के भीतर चल रही है, करेक्ट। यानी कि जो बॉक्सिंग रिंग है वहां पर जो दो लोग फाइट कर रहे हैं वो यहां पर फाइट कर रहे हैं, ये रेंज है, करेक्ट। अब मैंने आपको बोला कि अगर आप चाहते हो, रिटेल ट्रेडर अगर चाहता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उस बॉक्सिंग रिंग के बाहर खड़े होकर गेम को खेल सकता है। तो वो जो बॉक्सिंग रिंग है वो पहचानना अब आपने स्टार्ट कर दिया, ये वो रिंग है, इसके बीच में यहां पर फाइट चल रही है। ओके, किसके बीच में चल रही है ये फाइट? तो आंसर है ये रिटेल ट्रेडर के बीच में नहीं चल रही है, ये भी फाइट जो चल रही है ये राइटर्स के बीच में ही चल रही है, सेलर्स के बीच में, बिग प्लेयर के बीच में ही चल रही है, करेक्ट, यहां पर। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि इस बॉक्सिंग रिंग से बाहर आप खेलना चाहते हो तो आपको क्या पता होनी चाहिए? रेंज। तो रेंज क्या निकल कर आई? 26,000 से 26,200। क्लियर हो गई बात? सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना आ गया, ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है। अब सवाल ये है कि हमने इसको देखा तो सर देखा क्यों? वो इसलिए देखा कि आप सोचो ये एक बॉक्सिंग रिंग है, करेक्ट। अगर मान लो इस बॉक्सिंग रिंग से ये कभी लड़ते लड़ते बाहर आ गए, ठीक है, बाहर आ गए तो क्या होगा? तो आंसर, जैसे ही बॉक्सिंग रिंग से लड़ते लड़ते बाहर की तरफ आ गए तो मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ तो ये बहुत तेजी से बाहर आएंगे, ये बात ध्यान रखना, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तब उस केस में जो बायर होगा वो इनके संग फ्लो करेगा, करेक्ट। जैसे जैसे ये भागेंगे वैसे वैसे बायर भी इनके संग फ्लो करेगा। तो बायर का उस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, बायर का, सेलर का नहीं, किसका? बायर का। बायर का प्रॉफिट क्यों होगा सर? क्योंकि जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो जितने भी कॉल बायर हैं उनके प्रीमियम जो होंगे बहुत तेजी से बढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो बायर यहां पर बैठा हुआ है ना, तो जैसे ये टूटेगा वो मार्केट एक साइड में बहुत तेजी से ब्रेकआउट देगा, तो जितने भी कॉल बायर यहां पर बैठे हुए थे उन सबका प्रॉफिट होगा अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो। और इस बात को माइंड में रखना कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आसान काम नहीं है, बायर के बस का नहीं है। अगर रेजिस्टेंस ये ब्रेक कोई कर पाएगा तो कौन कर पाएगा? तो आंसर मार्केट मेकर ही कर पाएगा। जब वो एक बड़ी बाइंग लेकर आएगा यहां पर तब, क्योंकि मार्केट मेकर के पास बड़ा पैसा है, तो जब वो अगर वो बड़ी बाइंग लेकर आया तो इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करा देगा, करेक्ट। अब क्योंकि मार्केट मेकर ने ब्रेक करवाया है ये, है ना, तो उनकी डायरेक्शन ये हो गई। तो अब जो रिटेल ट्रेडर है वो भी उन्हीं की डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो जब भी रिटेल ट्रेडर और मार्केट मेकर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है उस दिन रिटेल ट्रेडर को एक बड़ा प्रॉफिट होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर काम कर रहा है। सिमिलरली मान लो अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तो अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और जो बायर हैं जिन्होंने पुट बाय करके रखा हुआ है 26,000 का, करेक्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब ये सपोर्ट कौन ब्रेक कराएगा? तो आंसर है बायर के बस का नहीं, रिटेल ट्रेडर के बस का नहीं है। इसको कौन करवाएगा? तो आंसर है मार्केट मेकर ही इस सपोर्ट को ब्रेक करा सकता है, करेक्ट। तो जो बायर था, जो पुट बाय करके बैठा हुआ था यहां पर, अब उसकी डायरेक्शन भी ये है और मार्केट मेकर ने ही इसको सपोर्ट को ब्रेक कराया तो उसकी डायरेक्शन भी ये हो गई। अब अगेन जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो बहुत तेजी से ब्रेकआउट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब उस केस में बायर को प्रॉफिट होगा बहुत बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि मार्केट मेकर की डायरेक्शन और बायर की डायरेक्शन अब सेम हो चुकी है। ये बात आई आपको समझ में? तो इसलिए यहां पर इस बॉक्सिंग रिंग का जो रेंज है, जो बाउंड्री है, उसको पहचानना जरूरी है। और आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे पहचानते हैं। बिल्कुल सिंपल है, रेजिस्टेंस देखना चाहते हो तो ऑप्शन चेन में जाओ और वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो एट द मनी के आसपास वाला, करेक्ट। अगर सपोर्ट देखना चाहते हो तो वहां पर हाईएस्ट आपको क्या देखना है? ओपन इंटरेस्ट देखना है, किसका? पुट का, इस वाले केस में कॉल का। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। ये तो बात हो गई कि इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, जो कि एक रिटेल ट्रेडर को बड़ा आसानी से विजिबल होता है। सारे जो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है ये विजिबल होता है। अब हम थोड़ी सी इससे आगे की बात करेंगे, थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात करेंगे। वो क्या है सर? देखो,
मैंने आपसे ये तो कह दिया कि 26,100 के बाद 3 स्ट्राइक देखो और वहां पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है उसको देखो और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है। ओके, मतलब कहाँ रेजिस्टेंस है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये तो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले ही देख लो, करेक्ट। लेकिन फिर ट्रेड लेने के बाद इस बात पर नजर रखनी होती है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है जो आपने देखा था वो बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके बेसिस पर भी हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में वहां पर ब्रेकआउट होने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में या नहीं, क्योंकि वहां पर फेक ब्रेकआउट भी बहुत सारे आते हैं। तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि फेक ब्रेकआउट को कैसे देखें, करेक्ट। लेकिन आपको जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख लेते हो तो इसके बाद किस पर नजर रखनी होती है कि जो आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहां पर चेक किया था, जैसे हमने जो चेक किया वो मान लो 197 था, अब ये बढ़कर कितना हो गया 199 हो गया, तो इसका कुछ तो मीनिंग होगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कॉल राइटर क्या कर रहे हैं और ज्यादा कॉल को सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था वो अब और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और ज्यादा क्या हो रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना। तो जो आपने 197 का ओपन इंटरेस्ट देखा था इस स्ट्राइक पर, अब वो बढ़कर कितना हो गया 199। तो अगर इस स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, करेक्ट, तो इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अब निफ्टी का चांस बहुत कम है कि वो 26,100 से 26,200 आज चला जाए। इसी बात से पता चलता है कि यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं होने वाला है इतने आसानी से। ये तो बात हो गई। अब देखो यहां पर 201 हो गया, ठीक है। अब 201 से और ये मान लो 205 होता है, 206 हो जाता है, तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है और ये अब आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ओके, चलिए ये तो बात हो गई एक। सिमिलरली हम लोग अगर देखें कि जो हमने स्ट्राइक देखी 26,000 है ना, ये कितना है इसका ओपन इंटरेस्ट, वो 173 लाख है, करेक्ट। अब अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो बढ़ना स्टार्ट होने के केस में आप इसको भी इसी तरह से लेकर चलोगे कि यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, तो यानी कि बहुत सारी पुट राइटिंग हो रही है, बहुत सारी पुट राइटिंग हो रही है। इस बात का मतलब ये है कि पुट राइटर यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा 26,000 पर सपोर्ट क्रिएट होगा और मार्केट यहां पर इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा बहुत। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आई, ठीक है। तो फिर से पहला काम क्या है, तो आंसर है पहला स्टेप है सर इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, कर लिया। फिर उसके बाद नजर किस पर रखें, उसके बाद नजर रखो कि जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं उनके ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आप चार्ट पर नहीं देखना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लोग लाइन बनाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बना देते हैं और फिर उसी को देखते रहते हैं। नो नो नो, उससे नहीं पता चलेगा। पता किससे चलेगा, ओपन इंटरेस्ट से पता चलेगा। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, वोलाटिलिटी बढ़ रही है या नहीं घट रही है। ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि फेक ब्रेकआउट और फेक जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ब्रेकआउट आता है वो फेक है या नहीं, उसे कई सारी चीजों से कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट में कैसा चेंज आ रहा है, बहुत तेजी से स्पाइक्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर बहुत तेजी से स्पाइक आ रहे हैं तो समझ जाओ कि वो फेक है। ध्यान रखना इस बात को। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 26,100 के बाद 26,200 का ये जो ओपन इंटरेस्ट था, जब हमने पहले चेक किया 197 के मान लो आसपास था, अब ये 201 के आसपास आ रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा तो ये 200 था, फिर अब 201 हो रहा है, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तब तो हमें समझ आ रही है बात कि हाँ यहां पर जेन्युइन कॉल राइटिंग चल रही है। यहां पर अगर ऐसा आपको कभी देखने को मिले कि मैं यहां पर 201 दिखा रहा हूं आपको और मैं आपसे बात कर ही रहा हूं इतनी देर में, यहां पर देखा तो मैंने 220 हो गया, 225 हो गया, ऐसा अगर कोई स्पाइक आ रहा है तो वो एक फेक ब्रेकआउट को दिखाता है। वो दिखाता है कि वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो गया, बट ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, ओपन इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल स्मूथली इंक्रीज होना चाहिए, स्मूथली डिक्रीज होना चाहिए। एक बड़े स्पाइक्स अगर आ रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में
तो इस बात का मतलब आप ये निकाल कर चलना कि वो एक फेक ब्रेकआउट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं और हमें नज़र किस पर रखनी होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हमने 26,200 का जब हमने रेजिस्टेंस देख लिया, लेकिन सर 200 देखो 119 अगर हम देखें इसके कंपैरिजन में तो हमें नीचे यहां पर 134 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो यहां पर भी तो एक रेजिस्टेंस होगा। तो आंसर है यस, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस होगा। तो आपको हमेशा एक रेजिस्टेंस नहीं मार्केट में देखकर चलना है, एक रेजिस्टेंस पर कभी रिलाई नहीं करना है। किस पर रिलाई करना है? तो आंसर है आपको मल्टी स्ट्राइक के रेजिस्टेंस और मल्टी स्ट्राइक के सपोर्ट देखकर चलने हैं। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो, सबसे पहले आपने 26,200 देख चुके, ये रेजिस्टेंस आपने देख लिया, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था। अब इसके आगे बढ़ो, इसके जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पर भी एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब एक बड़ा कॉल राइटर यहां पर बैठा हुआ है, 134 लाख कॉल राइटर यहां पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे बियर्स यहां पर बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि मार्केट 26,300 से ऊपर जाए। करेक्ट? तो अब हमें क्या करना होगा, इसको भी नोट करना होगा। तो 26,300 पर 134 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखा, जो कि एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जो बाउंड्री मैंने बनाई है उन बाउंड्री को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूं। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर आप क्या करो, यहां पर हमें सिर्फ इतना सा काम करना होगा कि मल्टी स्ट्राइक्स जितनी भी हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो सारी यहां पर नोट करनी होंगी। तो मुझे 26,300 पर भी क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर भी 134 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल का। करेक्ट? और यहां पर तो हमें दिख ही रहा है, वहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 200 के आसपास आ गया है, 200 लाख। ठीक है, अब आपने दो रेजिस्टेंस देख लिए, इसको बोलते हैं मल्टी स्ट्राइक रेजिस्टेंस। अब इसके अलावा और भी देख लो कि मार्केट में ये जो 134 है, इसके बाद कहीं पर कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आंसर है इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 129 लाख, यानी कि 130 के आसपास, 130 लाख के आसपास कॉल राइटर बैठा हुआ है। कहां पर? 26,500 पर। तो ये भी हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है। इसको भी नोट कर लो और फिर मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि इसको नोट करने का फायदा क्या है। 26,500 पर भी एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। करेक्ट? ये कितने लोग बैठे हुए हैं यहां पर, कितने कॉल राइटर बैठे हुए हैं? तो ये भी 130 लाख के आसपास बैठे हुए हैं। ओके, इतने काफी हैं आपके लिए। कितने? 3 आपने निकाल लिए, ऐसे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं कि हो सकता है नीचे और देखो आप तो कहीं पर एक बड़ा आपको दिखने को मिल जाए। जैसे 27,000 पर अगर आप देखो तो 153 लाख कॉल राइटर बैठे हुए हैं। कहां पर? 27,000 पर। तो 153 लाख, तो इसको भी अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं यहां पर लिख देता हूं 27,000, बट ये उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा नहीं अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो। करेक्ट? अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, है ना, या आप ओवरनाइट ट्रेड को करते हो, तो आपके लिए ये भी एक बेनिफिशियल होगा। यहां पर आप देखो तो 153 लाख का कॉल राइटर बैठे हुए हैं 27,000 पर। तो ये सब हमारे क्या बन गए, मल्टी स्ट्राइक पर रेजिस्टेंस बन गए। ओके, नाउ अब इसी तरह से आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने रेजिस्टेंस निकाले हैं उसी तरह से अब आप सपोर्ट देखो कि 26,000 अगर ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर मिलेगा। तो वो नेक्स्ट सपोर्ट देखने का तरीका ये है कि आप अपनी ऑप्शन चेन में 26,000 कहां पर है, ये है ना, 26,000 पर तो 172 का है ओपन इंटरेस्ट। अब इसके बाद इमीडिएट आप देखो तो इसके बाद आपको 136 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। कहां पर? 25,900 पर। तो इसका मतलब अगर ये ब्रेक हुआ तो इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा वो 25,900 पर मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी एक लार्ज अमाउंट में पुट राइटर बैठे हुए हैं जो मार्केट को आसानी से गिरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो इनका एक बड़ा अमाउंट में लॉस हो रहा होगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सर ये अब गिरने नहीं देंगे, जब यही नहीं रोक पाए तो फिर ये कैसे रोक लेंगे? तो आंसर है, ये बात ध्यान रखना कि जब भी एक रेजिस्टेंस या मैं कहूँ सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां पर जो कॉल राइटर या पुट राइटर होता है
वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेता है। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो समझो, यहां पर मान लो जो 26,000 पर जो पुट राइटर बैठा हुआ है, जब यहां पर ये मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, तो ये जो पुट राइटर है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? 25,900 पर। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्रिएट कर देगा, तो यहां वाला पुट राइटर यहां शिफ्ट होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 25,900 जो इसके बाद वाला रेजिस्टेंस है उसका ओपन इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा होगा जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो बढ़ाएगा कैसे, बढ़ेगा कैसे? तो आंसर है, जब ये ब्रेक हो रहा होगा तो ये अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे होंगे। करेक्ट? ये वाले जो पुट राइटर हैं, जो सेलर हैं, ये अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे होंगे और कहां पर शिफ्ट कर रहे होंगे? तो आंसर 25,900 पर कर रहे होंगे। ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा। सिमिलरली कॉल में भी यही होगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था वो ये था, करेक्ट, 26,200। अब यहां के बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ये है 26,300। तो जो यहां का जब भी यहां पर ब्रेकआउट मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या होगा? तो आंसर है कि यहां वाला जो राइटर है वो छोड़कर भागेगा इस गेम को। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर वो इससे ऊपर निकलेगा तो उसे लॉस होगा। तो वो क्या करेगा? यहां पर जैसे ही मार्केट पहुंचता है उस केस में वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन को यहां से यहां शिफ्ट कर लेगा। ये बात क्लियर है? क्योंकि देखो जो कॉल राइटर होता है उसके साथ ये टाइम डिके वाली प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना? ये टाइम डिके वाली प्रॉब्लम किसके साथ होती है? बायर के साथ होती है। करेक्ट? तो जब यहां पर मार्केट मेकर जो कि सेलर है वो क्या करेगा? जैसे ही वो देखेगा कि अब ये ब्रेक हो रहा है, मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो तेजी से ऊपर जाएगा ही तब जब किसका कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं रहेगा? सेलर का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। जब सेलर भी इस बात को मान लेगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत तेजी से प्रेशर इस साइड में आ रहा है, तब वो अपनी पोजीशन को यहां से यहां शिफ्ट कर लेगा। तो आप देखोगे कि जो 26,300 वाला जो ओपन इंटरेस्ट है वो तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां का ओपन इंटरेस्ट यहां आ चुका है। इस तरह से हमें ये वाली जो स्ट्राइक है इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो कहां पर आएगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे स्टॉप लॉस कहां होने चाहिए। अब इन जनरल होता क्या है, देखो समझने की कोशिश करना। जैसे 26,100 पर मार्केट है, अब जनरली लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि 26,200 हमारा क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है। करेक्ट? तो अब रेजिस्टेंस के आसपास ही वो लोग क्या करते हैं? अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर देते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस को यहां पर प्लेस ना करने की जगह हम चाहें तो यहां पर भी प्लेस कर सकते हैं। प्रॉफिट के केस में कॉल बायर की बात कर रहा हूं, कॉल बायर को तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा होगा। अब ध्यान रखना, यहां पर इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर हम रखते हैं अपने स्टॉप लॉस को, तो उस केस में जो कॉल बायर है जो कि थोड़ा कम प्रॉफिट लेकर बाहर हो गया था, वो उससे बड़ा प्रॉफिट ले सकता है। लेकिन शर्त ये है कि उसको मल्टी स्ट्राइक जो ओपन इंटरेस्ट हैं उन सब पर वो नजर रख रहा हो, और मल्टी स्ट्राइक के रेजिस्टेंस को वो अपने नोटबुक में नोट करके चल रहा हो कि हमारा जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो कहां पर आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को सेट किया जाएगा। तो इसका बहुत सारा यूज है। जब हम स्टॉप लॉस के बारे में किसी दिन वीडियो में बात करेंगे तो वहां पर डिटेल में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कहां पर लगाया जाए। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, ठीक है? तो अब सपोर्ट के लिए हमने पहला नोट कर लिया था 26,000, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 25,900। ये हमारा सपोर्ट बन गया नेक्स्ट। तो यहां पर लिख देता हूं 25,900, करेक्ट? और इसके अलावा बताइए, अगर आपको देखना आ रहा है तो बताओ 25,900 के बाद नेक्स्ट आपको कहीं पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि बड़ा हो? तो आंसर है इन स्ट्राइक में तो चेक करें तो सबसे बड़ा सपोर्ट यहां पर दिख रहा है। कहां पर? 25,700 पर 100 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 25,700 नोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 25,700। ये हमारा तीनों क्या है? सपोर्ट है, ठीक है? बड़ा बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर कितना था 25,900 पर? ये भी एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। ये है हमारा 137 का, और यहां पर 26,000 पर 174 का, 137 और यहां पर है 174, ठीक है?
ये इनके ओपन इंटरेस्ट है। नाउ अब फिर से मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल स्ट्राइक पर देखना आ गया, और ये रेजिस्टेंस आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, ये भी देखना आ गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो मार्केट मेकर हैं, इन्होंने इतने सारे रेजिस्टेंस क्यों बनाए हुए हैं, इतने सारे सपोर्ट क्यों बनाए हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से एक मार्केट की रेंज बनाते हो, जैसे आपने यहाँ पर बनाई, यहाँ पर जो सबसे पहली जो रेंज, जो विजिबल रेंज थी वो ये थी हमारी, क्या थी, 26,000 से 26,200, करेक्ट। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रेंज यही हो ऐसा जरूरी नहीं है, उनकी आपको डिफरेंट रेंज देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 25,900 से अगर आप देखो तो 26,500 की रेंज भी देखने को मिल रही है मार्केट में। और इसके अलावा अगर आप देखो तो इससे और आगे जाकर 25,700 से 27,000 तक की रेंज देखने को मिल रही है। तो जो रेंज विजिबल है मार्केट में रिटेल ट्रेडर के लिए, वो इंस्टीट्यूशन की भी रेंज होगी ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये जो मल्टी स्ट्राइक जो जोन बन रहे हैं, इन मल्टी स्ट्राइक जोन को हम लोग कहते हैं ओपन इंटरेस्ट का क्या है, ये क्लस्टर बन गया है। अब ये जो ओपन इंटरेस्ट का क्लस्टर है वो बहुत सारे रीजन्स की वजह से बन सकता है, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे, वो कॉल को भी सेल करते हैं और पुट को भी सेल कर रहे हैं। अब जब वो सेलिंग करेंगे तो सेल करने पर उनको क्या करना होगा, अपनी पोजीशन को हैज करके भी चलना पड़ता है। तो मान लो एग्जांपल के लिए कहता हूं कि 26,200 जो कि अभी क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो हमने फाइंड आउट किया है, करेक्ट। 26,100 अभी एट द मनी चल रहा है, और इसके ऊपर 26,000 जो है वो एक सपोर्ट है, करेक्ट। अब ये दोनों ही सपोर्ट भी किसकी वजह से बना है, इंस्टीट्यूशन की वजह से, और रेजिस्टेंस भी। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो अपनी पोजीशन पर हैज भी करके चल रहे हैं। मतलब ये तो उन्होंने सेल किया है, लेकिन 26,250 वाली जो स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगी वहां पर इन्होंने बाइंग भी कर रखी होगी। क्या कर रखी होगी, बाइंग भी कर रखी होगी। इसके आगे वाली स्ट्राइक जो कि 26,300 है, उस पर भी क्या कर रखी होगी, बाइंग भी कर रखी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की तरफ जाने पर ये वाली जो स्ट्राइक है इस पर उन्हें लॉस होना स्टार्ट होगा। तो इन पर लॉस ना हो इसके लिए वो क्या करेंगे कि इस लॉस को बराबर करने के लिए, प्रॉफिट के बराबर करने के लिए या प्रॉफिट में आने के लिए अपनी पोजीशन को हैज करके चलेंगे। तो जब हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्ट्रेटजी वर्क करती है हैजिंग वाली, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सेल करने के साथ साथ में वहां पर बाइंग भी की जाती है, जिससे वो पोजीशन हैज हो जाती है और वहां पर लॉस होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और जब वो यहाँ पर बाइंग करके रखेंगे, हैजिंग करके रखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं, आपको 26,300 पर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हैजिंग एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अर्ली रोल ओवर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अर्ली रोल ओवर का क्या मतलब है? अर्ली रोल ओवर का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो मार्केट मेकर होते हैं, वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो निफ्टी है 26,100 पर, ये एट द मनी है, करेक्ट। इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 26,200 पर मिल रहा है, पहला रेजिस्टेंस, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 26,300, ये ओके, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद सपोज करो नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो 26,500 देखने को मिल रहा है। ये तीन रेजिस्टेंस हैं जो हमें मल्टी स्ट्राइक में देखने को मिले। नाउ अगर मान लो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, तीनों जगह के ओपन इंटरेस्ट पर जो रिटेल ट्रेडर है उसको नज़र रखनी पड़ेगी, और उसको नज़र रखकर वो ये पता कर सकता है बड़े आसानी से कि कहाँ पर एक्चुअल में रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और कहाँ पर रेजिस्टेंस फेक ब्रेक हो रहा है। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो समझने की कोशिश करना। मान लो 26,200 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है,
बट ये वाले जो ओपन इंटरेस्ट हैं ये इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तब इस बात का मतलब आप ये मान के चलो कि वहां पर जो ये रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग होता जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना, फिर से सुनना मेरी बात। 26,200 पर जो रेजिस्टेंस है उसका ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, ये वाले इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो आप मान के चलना कि जो मार्केट मेकर है वो यहां पर पोजीशन को अपनी शिफ्ट नहीं कर रहा है यहां से यहां, वो वहीं पर अभी भी और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस है मार्केट को लेकर अभी भी यहां पर बना हुआ है इस स्ट्राइक पर। तो यहां पर इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो आपको नजर कहां पर रखनी है? सबसे पहले वाले रेजिस्टेंस पर कि वहां का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब मान लो उल्टा सिनारियो होगा कि यहां का ओपन इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ रहा, बल्कि यहां का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब यहां का ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है और यहां का नहीं बढ़ रहा, या तो नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बात भी ध्यान रखना। इन दोनों में से कुछ भी हो रहा हो इस जगह पर, बट ये बढ़ ना रहा हो, इसकी जगह ये बढ़ रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब हम ऐसे निकालेंगे कि जो सेलर है अब उसका कॉन्फिडेंस इस रेजिस्टेंस पर नहीं रहा, इसका मतलब अब ये रियल ब्रेकआउट होने वाला है और ये यहां से ब्रेक होकर यहां की तरफ शिफ्ट एक्चुअल में हो रहा है जब यहां पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। अब फिर से पोजीशन में शिफ्ट कर लिया उसने, अब इस पोजीशन को शिफ्ट करने के बाद फिर से सोचना कि मान लो अब यहां पर मार्केट क्या इससे आगे जाएगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अब यहां का ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, लेकिन यहां का ओपन इंटरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है। तो अगर यहां का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो उसको स्ट्रांग कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट को बढ़ता हुआ देखकर आप ये इंटरप्रिटेट कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन अगर ऐसा ना होकर ऐसा होना स्टार्ट हो गया क्या कि यहां का ओपन इंटरेस्ट अब बढ़ रहा है, अब यहां का ओपन इंटरेस्ट ना ही या तो बढ़ नहीं रहा है या घट रहा है, तब आप क्या समझोगे? तब आप ये देखोगे कि अच्छा यहां का ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा, अब इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उसका अब इस रेजिस्टेंस पर भी कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। अब ओपन इंटरेस्ट यहां बढ़ रहा है, इसका मतलब वो यहां से यहां शिफ्ट कर गया है। तो ये मतलब होता है किसका? शिफ्टिंग का। पहले यहां से यहां शिफ्ट किया, फिर यहां से यहां शिफ्ट किया। लेकिन ये शिफ्टिंग अगर स्मूथली हो रही है तो ये रियल है। इस बात को ध्यान रखना। कैसी है? रियल है। ये रियल ब्रेकआउट है। और अगर ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये अगर इमीडिएट हो रही है, बहुत बड़े स्पाइक्स दे रहे हैं, तो ये जो है वो इमीडिएट होने पर आप समझ जाना कि ये रियल नहीं है। ये कैसा है? एक फेक ब्रेकआउट है। यहां पर इमीडिएट आएगा और तुरंत वापस भी जाएगा, ओपन इंटरेस्ट वहां भी बढ़ा देगा। ये बात ध्यान रखना। तो एक बार फिर से, क्या रूल हैं कि हमें पता चले कि ये एक रियल ब्रेकआउट है? तो आंसर है कि यहां का ओपन इंटरेस्ट ना बढ़ना और यहां का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना बताता है कि ये क्या है? रियल ब्रेकआउट, करेक्ट। एक बात ध्यान रखना फिर से, यहां का ना बढ़ना, यहां का बढ़ना क्या बताएगा? कैसा है? एक रियल ब्रेकआउट। लेकिन यहां पर जो बढ़ रहे हैं वो स्मूथली बढ़ने चाहिए, ना कि बड़े स्पाइक्स के साथ बढ़ने चाहिए। अगर स्मूथली बढ़ रहा है तो हम समझ जाएंगे वो कैसा ब्रेकआउट है, एक रियल ब्रेकआउट है। अब यहां पर धीरे धीरे जो सेलर है वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, करेक्ट। ये बात आ गई समझ में? आप सर ये क्यों कह रहे हो कि धीरे धीरे लूज कर रहा है, स्पाइक के साथ क्यों नहीं? क्योंकि देखो मार्केट मेकर जो यहां पर बैठा हुआ है, करेक्ट, वो अपनी पोजीशन पर पहले तो अड़ा रहेगा। वो ऐसा नहीं करेगा आसानी से हार मार लेगा। वो पहले तो जितना रेजिस्टेंस वो क्रिएट कर सकता है उतना करेगा, यहां का ओपन इंटरेस्ट बढ़ाकर, करेक्ट। अब उसने ओपन इंटरेस्ट यहां का बढ़ाना बंद कर दिया, यहां का बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बात का मतलब ये होगा कि अब वो यहां पर कॉन्फिडेंस उसका खत्म हुआ है और अब वो यहां आ रहा है। लेकिन ये काम वो स्लोली करेगा। पहले वो तो यहां पर करेगा, लेकिन यहां पर बात नहीं बनेगी, तब यहां पर आएगा। तो इसलिए स्पाइक्स नहीं मारेगा, वो धीरे 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 करके ये इनके ओपन इंटरेस्ट को इंक्रीज करेगा। तो ये शिफ्टिंग आपको समझ में आई। जिस तरह से मैंने ये कॉल की शिफ्टिंग बताई है, सेम शिफ्टिंग आपको किधर देखने को मिलती है? पुट वाली साइड में भी देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, यहां पर 26,000 पर पहला जो रेजिस्टेंस है जो कि रिटेल ट्रेडर जनरली देखते हैं, करेक्ट। अब वहां का भी ओपन इंटरेस्ट पर नजर बनाकर रखनी होती है। हमेशा ध्यान रखिए, ये वाली जो रेंज होती है ना, जो रिटेल ट्रेडर जनरली देखते हैं, चार्ट पर लाइन बनाकर रखते हैं, उनको ये वाला काम तो ट्रेड लेने से पहले ही हो जाता है कि आज जो है वो हमारा जो रेंज है वो क्या है,
करेक्ट, मार्केट ओपन होने से पहले ही हो जाता है। अब केवल मार्केट ओपन होने के बाद जो नज़र रखनी होती है वो इन्हीं के ओपन इंटरेस्ट पर रखनी होती है कि इनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या इनकी जो इमीडिएट जो बाद वाली स्ट्राइक्स हैं उन पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, ये हमें देखना होता है। इसी से हमें मार्केट मेकर के कॉन्फिडेंस का पता चलता है। अब 26,000 के बाद सपोज करो 26,800 है या 26,000 मैं कहता हूँ चलिए 26,000 नहीं, मुझे लिखना चाहिए 25,800 है ना, या 25,000 सपोज करिए 600 है, ये सपोज करिए स्ट्राइक जोन है। तो अगर यहाँ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ का नहीं बढ़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि अब जो है जो मार्केट मेकर है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है। या इसका उल्टा फिर से और आगे कि यहाँ का ओपन इंटरेस्ट ना बढ़कर अगर यहाँ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि अब मार्केट मेकर यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ये बात आई आपको समझ में? तो ये जो रोल ओवर होते हैं, ये कई बार क्या होता है कि इतना जल्दी रोल ओवर होता है, इतना जल्दी रोल ओवर होता है कि ऑप्शन चेन में ये लैग करता है, और लैग होने की वजह से जो विजिबल है मार्केट में, जो चेन में दिख रहा है, वो उतना जितना तेजी से वो रोल ओवर हो रहा है उतनी तेजी से आपको नहीं दिख रहा है। तो वो उस लैगिंग की वजह से भी आप ओपन इंटरेस्ट का गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जल्दी से रोल ओवर होने पर मल्टी जो स्ट्राइक है उन पर ओपन इंटरेस्ट चेंज होते हैं और वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत तेजी से चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पर क्लस्टर देखने को मिल जाता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है रिटेलर का जो इम्पैक्ट है। रिटेलर का इम्पैक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आंसर रिटेलर जो है वो जनरली एट द मनी पर होता है। जनरली जो रिटेलर है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? एट द मनी पर। अब एट द मनी पर अगर बहुत सारा रिटेलर एंटर कर गया है तो वो मार्केट की एक डायरेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना बोलो। मान लो 26,100 जो एटीएम है उस पर बहुत सारा रिटेलर आया और उसने बहुत सारे कॉल ऑप्शन को बाय किया, तो क्या होगा? तो आंसर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मगर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। इसीलिए जो मार्केट मेकर है वो सिर्फ 26,200 पर रिलाय नहीं करेगा, वो इसकी रेंज को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता है। तो मल्टी स्ट्राइक देखने के लिए, मल्टी स्ट्राइक जोन के बनने का एक रीजन ये भी होता है कि जो रिटेल ट्रेडर है वो उन्हें मजबूर करता है कि वो कई सारी स्ट्राइक्स को बनाकर रखें, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय करके इसको ब्रेक करा दिया तो उनका नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये होगा। तो इसलिए जो रिटेल ट्रेडर है उनकी तो जो रेंज होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन जो मार्केट मेकर है वो अपनी रेंज को बड़ा बनाकर रखते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। इसके अलावा वोलाटिलिटी के जो एडजस्टमेंट हैं उसकी वजह से भी आपको मल्टी स्ट्राइक के जोन देखने को मिल सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट के क्लस्टर देखने को मिल सकते हैं। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जो रिटेल ट्रेडर है वो तो प्राइस एक्शन पर काम करता है, वो तो प्राइस के बिहेवियर को देखता है, लेकिन जो मार्केट मेकर हैं वो वोलाटिलिटी पर काम करते हैं, वो वोलाटिलिटी को हमेशा एडजस्ट करते रहते हैं। तो अगर वोलाटिलिटी एक साइड में बढ़ रही है तो वो उसको क्या करेंगे, वोलाटिलिटी को एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट स्ट्राइक पर पोजीशंस बना लेते हैं। इसलिए भी आपको क्या होता है, मल्टी स्ट्राइक जोन देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको सिर्फ एक स्ट्राइक पर मार्केट मेकर ना दिखकर कई सारी स्ट्राइक्स पर दिखता है। ये बात क्लियर हुई आपको? अब इसके बाद एक बार फिर से अब हम इस पूरी वीडियो की समरी बनाते हैं। सबसे पहला काम एक रिटेल ट्रेडर को क्या करना है? तो आंसर है सबसे पहले उसे फाइंड करना है इमीडिएट विजिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस। वो कैसे देखें वो मैं आपको बता चुका। आपको क्या करना है, एट द मनी की स्ट्राइक पर जाना है, उसके बाद कॉल ऑप्शन के आसपास सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां भी दिख रहा है वही आपका क्या है, पहला रेजिस्टेंस है। और जो ओपन इंटरेस्ट जो एट द मनी की स्ट्राइक है उसके बाद पुट वाली साइड में जाकर देखना है कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, वही आपका क्या है, सपोर्ट है। सबसे पहला स्टेप ये हो गया जो आप बड़े आसानी से कर सकते हो, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। पहला स्टेप कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है ऑब्जर्व ओआई क्लस्टर्स, यानी मल्टी स्ट्राइक जोन को पहचानो और उनको मार्क कर लो, उनको नोट करके रख लो। ध्यान करना, अगर नोट करके नहीं रखा है तो जब उनमें चेंज आएंगे तो आपको कई बार ये भी याद नहीं रहेगा कि पहले क्या था और बाद में क्या था। इसलिए जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मार्क होने चाहिए, करेक्ट, या तो लाइन बनाकर रख लो या उन्हें नोट करके रखो। और जो आप ओआई क्लस्टर्स देख रहे हो यानी कि जो मल्टी स्ट्राइक्स देख रहे हो उनको भी आप नोट करके रखो,
या उनको लाइन बनाकर मार्क करके रखो चार्ट पर। करेक्ट। तो मैंने देखो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर ये मल्टी स्ट्राइक जोन भी ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, इनको देखना, जो इमीडिएट वाले हैं उनको देखना। सेकंड स्टेप क्या है, मल्टी स्ट्राइक जो बाकी के और जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं उनको देखना। 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, तो आंसर है जब 2 स्टेप हो जाएं, ये तो मार्केट को ओपन होने से पहले ही करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप मार्केट के टाइम पर होगा। उस टाइम पहला और दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है जब मार्केट ओपन हो जाता है। जब मार्केट ओपन हो जाएगा तब सिर्फ तीसरा स्टेप करना है। क्या, चेक करना है, नजर रखनी है, ऑब्जर्व करना है किसको, कि कहां पर ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, यानी कि कहां पर ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, कहां पर शिफ्टिंग हो रही है। उस शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में बड़े आसानी से काम कर सकते हो। अगर दिख रहा है कि ये ओपन इंटरेस्ट इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो, ये वाला ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी है, बुलिश। इसका उल्टा भी होता है कि वो यहाँ का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, यहाँ का बढ़ रहा है, यहाँ का कम हो रहा है, फिर यहाँ का बढ़ रहा है, यहाँ का कम हो रहा है, यहाँ का बढ़ रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है कि इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। जिस तरह से मैंने आपको इधर का समझाया था ना, शिफ्ट हो रहा है, उसी तरह से उधर की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। तो आप समझ जाओगे कि मार्केट का जो ट्रेंड बन गया है वो कहाँ बन गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन गया है। तो जो मार्केट मेकर करता जाए आपको वैसे ही करते जाना है। और वो कैसे कर पाओगे, जो भी ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, जो भी बिल्डअप आ रहा है जहां भी, वहां पर आपको नजर रखनी है। इसके अलावा आपको और क्या करना है, अपने मैक्स पेन को ध्यान रखना है और पीसीआर की वैल्यू को ध्यान रखना है। उससे भी आपको ये पता चलता है कि मार्केट मेकर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्राइक्स पर नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पीसीआर बनाया गया है। अगर पीसीआर की वैल्यू को आप देखते जाओगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पर कॉल ऑप्शन में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है या पुट ऑप्शन में। तो उसके हिसाब से आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के जो ओपन इंटरेस्ट हैं कहाँ पर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है उस पर नज़र रख पाओगे। तो कम से कम आप पुट से तो हटोगे। अगर मान लो कॉल में ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तो कॉल वाली मल्टी स्ट्राइक पर नज़र रखोगे, अगर पुट में ज़्यादा हो रहा है तो पुट में मल्टी स्ट्राइक पर ज़्यादा नज़र रखोगे। करेक्ट। तो पीसीआर आपको वहाँ पर हेल्प करता है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके हेल्प से बड़े आसानी से मार्केट मेकर के फुटप्रिंट्स को पहचाना जा सकता है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे चेक किए जाते हैं। तो चलिए एक बार पूरी वीडियो को समराइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब मार्केट में ब्रेक होते हैं या उनके ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे होते हैं तो किस तरह से मार्केट की इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो एक बार फिर से देखिए, अगर मान लो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट, तो जो मार्केट में कॉल राइटर बैठा हुआ है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। करेक्ट। तो वो अगर रेजिस्टेंस वहां पर बढ़ रहा होगा, कैसे पता चलेगा सर बढ़ रहा है, तो आंसर है जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है जो कि पहले से हाई है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा होगा, तो आंसर और ज्यादा वहां पर कॉल राइटर आते जा रहे होंगे, और ज्यादा कॉल राइटर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस को ऊपर जाना मुश्किल होगा। तो अब क्या होगा, तो आंसर है जितने ज्यादा कॉल राइटर आएंगे, जितने ज्यादा कॉल राइटर आते जाएंगे उतना ही प्राइस का जाना मुश्किल है। तो अब इसका मतलब मार्केट में क्या होने वाला है, तो आंसर है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। इसलिए अब मार्केट जो पहले ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था अब वो रिवर्स कर सकता है। तो अब मार्केट की डायरेक्शन किधर हो सकती है, बाउंस बैक कर सकता है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करनी चाहिए। एक बार फिर से, अगर जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता जा रहा है, बहुत सारा कॉल राइटिंग होती जा रही है। इसका मतलब रेजिस्टेंस हाई हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाना अब मुश्किल हो गया है। इसलिए अब मार्केट क्या करेगा, नीचे वाला जो सपोर्ट है अब उसको टेस्ट करने जाएगा। ये बात आ रही समझ में। तो इसलिए जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ध्यान रखना मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में आता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है। इस तरह से मार्केट की डायरेक्शन देखी जाती है। दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो मार्केट फिर टेस्ट करने आया किसको, सपोर्ट को। अब जब सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा तो यहाँ पर पुट राइटर बैठा हुआ है। अगर मार्केट एकदम फ्री फ्लो करने लग जाए, बहुत तेजी से गिरने लगेगा तो इसका लॉस होगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारी पुट राइटिंग कराएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे राइटर आने स्टार्ट हो गए, बहुत सारे पुट राइटर आ गए।
तो अब यहाँ का जो सपोर्ट है वो क्या हो गया, और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, और ज़्यादा वो स्ट्रांग हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, तो आंसर पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। जितना पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। तो अब मार्केट नीचे जाना मुश्किल हो गया है, इसलिए मार्केट यहाँ से भी अब क्या करेगा, रिवर्सल करेगा और फिर से ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था उसको टेस्ट करने जाएगा कि उसको तोड़ पाते हैं या नहीं। ये बात आ रही है समझ में। तो इसलिए एक तो होता है कि ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, जब पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाती है, होने के चांस हैं, क्योंकि वहाँ सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है। इस बात को ध्यान रखना। कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है बहुत तेजी से, तो इस बात का मतलब ये है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता जा रहा है, अब मार्केट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होने के चांस हैं। तो अगर आप इसकी समरी बनाओगे तो इसकी समरी ऐसे बना सकते हो, अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट हाई है तो यानी कि स्ट्रांग सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट है तो बाउंस बैक हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाई है तो इसका मतलब स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसका मतलब रिवर्स हो सकता है मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दो बातें हो गई। अब मान लो जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है जो पहले था उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो सपोर्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने लग रहा है, यानी कि जो बुल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, यानी और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो सपोर्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और जो पहले जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट था उससे ज़्यादा अगर और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब बियर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पुट ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब जो सपोर्ट स्ट्रांग था अब वो स्ट्रांग नहीं रहा। तो अब क्या हो सकता है, तो अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं रहा है तो वहां पर डाउन साइड पॉसिबल, अगर सपोर्ट स्ट्रांग ही नहीं रहा तो मार्केट अब नीचे की तरफ जा सकता है, तो इसलिए डाउन साइड पॉसिबल है। इस तरह से मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करोगे। अगर जो जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट था वो अब बढ़ने की जगह घटना स्टार्ट हो गया है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने का मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब अब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है बड़े आसानी से, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और अपसाइड अप जो है वो पॉसिबल है। इस तरह से मार्केट का रिएक्शन या मार्केट की डायरेक्शन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मार्केट में किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं, मार्केट में किस तरह से मल्टी स्ट्राइक जोन को देखते हैं, और फिर उनके बेसिस, उनके ओपन इंटरेस्ट में चेंज आने के बेसिस पर किस तरह से मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये थी इस सीरीज की वीडियो नंबर 25 और ये 25 वीडियो की एक कंप्लीट सीरीज थी जो हमने आज की वीडियो के साथ इसको हम एंड कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको कंप्लीट सीरीज पसंद आई हो। ये जो सीरीज जब मैंने बनाना स्टार्ट की थी तो एक जेरी और हैरी के किसान से एक कहानी, एक स्टोरी लेकर आया था, वहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग को समझाने की कोशिश की थी और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई और ये 25 वीडियो की एक जर्नी बन गई, जहाँ पर हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक डेफिनेशंस को समझा, हमने बेसिक्स वीडियोस में समझे कि ग्रीक्स क्या होते हैं, हमने कुछ बातें वोलाटिलिटी की, हमने कुछ बातें पिछली 3-4 वीडियो में ऑप्शन चेन की। तो आई होप कि जो बिगिनर्स हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ बेसिक आइडिया मैं समझा पाया हूँ। और क्योंकि ये वीडियोज बिगिनर्स के लिए बनाई गई थी तो मैं बार बार कई सारी चीज़ों को वीडियो में रिपीट भी करता था। अब क्योंकि मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मुझे वो आदत भी है कि मैं केवल इस बात को ध्यान रखूँ कि जो सबसे वीक स्टूडेंट होगा मेरी क्लास का, क्या वो एक बार में उस बात को समझ पाया होगा। तो कई बार मेरे साथ ये आदत बन गई है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि वो माइंड में शायद वो दोबारा रिपीट करूँ तो शायद उसको वो बात समझ आ जाए। तो इसलिए ये कई लोगों को शायद इरिटेटिंग लग सकता है, लेकिन ये जो सीरीज हमने की, ये जो 25 वीडियो की ये जो सीरीज़ थी, इसको बनाकर बड़ा मज़ा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो और आपको शायद ये थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो। अब हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्या बातें करेंगे, तो आंसर है उसमें हम बातें करेंगे ऑप्शंस की बेसिक स्ट्रेटजी की, सिर्फ बेसिक की नहीं, फिर हम मीडियम लेवल की बातें करेंगे और फिर इसके बाद एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी की बातें करेंगे। स्ट्रेटजी लगभग होंगी 35 से 40, 35 to 40 स्ट्रेटजीज होंगी
जिनको एक एक वीडियो में एक एक स्ट्रेटेजी कवर की जाएगी। तो 35 से 40 वीडियो जो हैं वो आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगी। कोई ऐसी सीरीज नहीं होगी या मैं कहूँ कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होगी जो उस सीरीज में कवर ना की गई हो। चाहे वो डेली इनकम जनरेट करने वाली स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो बायर्स के लिए हो, चाहे वो सेलर के लिए हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रेटेजी होती हैं वो हो, चाहे वो ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिनका मार्केट से कोई लेना देना नहीं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होंगी जिनका वोलाटिलिटी से कोई लेना देना नहीं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होंगी जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता होगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होंगी जिनका मार्केट में प्रॉफिट इस डायरेक्शन में जाने पर भी हो, इस डायरेक्शन में जाने पर भी हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी को हम एक सेपरेट सीरीज में डिस्कस करेंगे। अब सीरीज नंबर 2 जब आप कर लेंगे तो इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से किसी भी ट्रेड में कहाँ स्टॉप लॉस लगाया जाए, या मैं कहूँ किस तरह से उस ट्रेड को मैनेज किया जाए। ये होगी हमारी सीरीज नंबर 3। ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर लो, वो हमेशा कितनी भी वीडियोस बना लो वो हमेशा कम ही रहेंगी, क्योंकि किसी भी टॉपिक की डेप्थ में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे एंगल से समझना जरूरी है। लेकिन एक ही टॉपिक पर बहुत लंबे समय तक बात ना करके हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि हर एक स्ट्रेटेजी के साथ उनके स्टॉप लॉस को समझते जाएं, हर एक स्ट्रेटेजी के साथ उन ट्रेड के मैनेजमेंट को समझते जाएं, तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आसानी से बात लोगों तक पहुंच पाएगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप समझ पाए हों कि किस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है मार्केट में। थैंक यू।